नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सबसे करीबी आतंकी अबू कताल की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। अबू कताल को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। अबू कताल के साथ एक और आतंकी गोली लगने से घायल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभी वो घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। लाहौर के मंगला बाईपास के पास मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने हाफिज सईद के करीबी अबू कताल उर्फ नदीम की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। गाड़ी चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जमात उद दावा के दफ्तर के तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी से लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स तक में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि अबू कताल की डेड बॉडी को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। पाकिस्तानी एजेंसियां किसी को भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दे रही हैं और जहां पर यह हमला हुआ है वहां भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अबू कताल लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर था। तो आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर लश्कर तौयबा के चीफ तो लश्कर तौयबा के चीफ का बहुत ही करीबी माना जाता है यह अबू कताल, जिसकी हत्या कर दी गई है और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने यह घटना को अंजाम दिया है। डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए इंडिया टीवी के। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में? अमित, अबू कताल अलियास अबू सिंधी से कह लीजिए आप, उसके अलावा ये जो रजौरी और ख़ासतौर पे पूरा जो एरिया है भारत का, वहाँ पर लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर लश्कर और जैश के लिए काम कर रहा था। ये हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड है और इसीलिए चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में खोरेटा या फिर उसके अलावा कोटली के जो कैंप्स हैं उसकी पूरी निगरानी यही करता था और इसकी अगुवाई करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के साथ ये टेररिस्टों को ट्रेन करना और साथ में उनको रिक्रूट करने का पूरा जिम्मा इसी के पास था। हाफिज सईद का यानी लश्कर तौयबा का बहुत ही क्लोज एड है। आपको 2023 का जनवरी महीने का भट्टा दूरियां, उसके अलावा डांगी और साथ में रजौरी के जो अटैक्स हैं उन सब का मेन मास्टरमाइंड यही था। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब लोगों को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद अबू कातिल का नाम सामने आया था और इसके साथ साथ साजिद जट और साथ में सैफुल्ला, ये तीन मेन मास्टरमाइंड थे। और ये सीधा सीधा जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के बीच का लिंक है, जो लश्कर को कोऑर्डिनेट करता है, उसको ये रिपोर्ट करता है। और यही वजह है कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से बहुत इसको ट्रेस किया जा रहा था। और फिर अज्ञात हमलावरों ने कल देर रात, जब ये हमें बताया गया कि मंगला में जो कोर है, भारत पाकिस्तानी आर्मी का जो कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक मीटिंग कर कोर कमांडर और साथ में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके ये वापस जा रहा था। उसी दौरान दो अज्ञात हमलावरों ने, जो कि बाइक के ऊपर थे, उन्होंने लगातार फायरिंग की। जो इसकी गाड़ी थी उसमें कुल मिला के 3 लोग थे, एक ड्राइवर और साथ में 2 और व्यक्ति थे। उन दोनों की इसमें मौत हुई है और जो ड्राइवर है उसको पास ही के मंगला के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट करवाया गया है। कुल मिला के 3 लोग गाड़ी के अंदर सवार थे। अब जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने कोर हेडक्वार्टर, जो कि मंगला और झेलम के रास्ते के बेहद करीब है, वहाँ पर, और उसके अलावा जो आसपास का जैश और लश्कर के जो मेन आउटफिट्स हैं, क्योंकि एक साथ ये मिलकर काम भी करते हैं और इसीलिए लश्कर का जो मेन इलाका है वहाँ पर मनीष, निगरानी है वो बढ़ा दी है ताकि कहीं से भी अबू कताल का जो भारत के अंदर आतंकी हमले हुए थे उसपे क्या रोल रहा है, और खास तौर पे जो 2023 के जून के महीने में रजौरी पुंछ इलाके में जो हमले हुए थे? अमित, ये लश्कर तौयबा का मेन हैंडलर है, या आप ये समझ लीजिए कि रिक्रूट करना आतंकियों का इसी के जिम्मा था। और इसीलिए जो टेरर कैंप्स जो हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, चाहे वो कोटली का हो, खुरेटा का, हलान का, इन सभी टेररिस्ट कैंप और लॉन्चिंग पैड की जिम्मेवारी इसके पास थी। इसीलिए जनवरी महीने में 2023 से और ख़ासतौर पे 2022 से जितने भी अटैक हुए हैं रजौरी और पुंछ में, उसमें सबसे बड़ा अटैक जिसमें आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था, भट्टा दूरियां, फिर उसके बाद डांगी, ये वो अटैक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति भारतीय सेना को उठानी पड़ी थी। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं उनको भी इसमें काफ़ी क्षति हुई थी। और इसी वजह से जो एजेंसीज़ हैं, भारतीय एजेंसीज़, उसके अलावा भारतीय सेना, उनके ये नाम इवॉल्व हुआ था कि ये इस समय जो अबू कताल अलियास अबू
सिंधी आप इसे कह लीजिए, ये यहाँ पर बहुत एक्टिव है और ये लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर है। यानी भारत के अंदर राजौरी और पुंछ के इलाके में नौशेरा तक जो आतंकी भेजने का जिम्मा है वो इसके पास था। एक और बात, 2002 में 2000 के बीच जब 2000 साल था उस दौरान ये भारत में मौजूद था, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाने के बाद तब से ये हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड हुआ, क्योंकि 2000 के टाइम पर भी जब ये भारत में मौजूद था उस दौरान भी मनीष, हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय एजेंसीज हैं उनके लिए एक बहुत ही लॉन्चिंग पैड, बहुत ही अहम, ये एक कह सकते हैं चेहरा था या एक शख्स था जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रहकर यहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था, आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहा था, भारत में भेज रहा था ताकि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन इसका हट जाना या इसकी मौत का होना किस तरह से सामरिक तौर पर भारत के लिए आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन लाहौर की वही मंगला बाईपास का इलाका है जहां पर हाफिज के गुर्गे अबू कताल को बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया था। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो इलाका है जहां पर देखिए इस वक्त पुलिस की आपको गाड़ियां नजर आ रही, क्योंकि ये कल रात की घटना है। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के ऊपर जाम लग गया है। पुलिस ने रोड को ब्लॉक कर दिया था और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, अबू कताल की मौत सामरिक तौर पे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के वक्त में? अमित, जैसे मनीष ने भी बोला और मैं बिल्कुल सहमत हूं, भारत के लिए ये अबू कत्ल की जो मौत है मेरे ख्याल एक हमारे लिए तो एक विक्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी सफलता है। क्योंकि देखिए, पहली बात क्यों सफलता है, एनआईए का जो काम चल रहा था बहुत बेहतरीन चल रहा था। हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव थी और ये नौशेरा, राजौरी और पुंछ के अपोजिट पूरे इलाके में ये ऑपरेट करता था, खासकर ये कुरेटा वैली वगैरह में। और इसका ये बेसिकली एलईटी का ऑपरेशन कमांडर है। ऑपरेशन कमांडर मतलब अगर मैं बोलूं तो ये सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, टारगेट को चुनना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग कराना, आईएसआई के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ लिएजन करके और इनको घुसपैठ कराना, तो मतलब पूरा इसकी जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगा बहुत ही सक्सेसफुल ये हमारे लिए है, जो भी जिसने भी मारा है। और ये भारत के लिए तो बहुत ही एक विक्ट्री है, और खासकर एनआई के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लार्जर पिक्चर देखिए, भारत को पिछले कुछ महीने के अंदर काफी एक विक्ट्री मिल रही है। आपको पता है ये एलईटी का एक जो हैंडलर वहां बैठा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में भी, तौफूर राना, उसको भी एक्स्ट्राडाइट कर दिया। वो वहां पर हुक्म कोर्ट्स ने भी दे दिए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दिया है। तो मेरे ख्याल ये भारत की जो एक प्रो एक्टिव स्टांस चल रहा है एनआईए का, खासकर अमेरिका के साथ और जितनी एजेंसीज के साथ, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और टेररिस्ट, भारत को तो अब लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को टेररिस्ट फ्री मुक्त देश बनाना चाहिए, और वो पॉसिबल है। मैं इसको बता सकता हूं क्यों। देखिए, आज हमारी देश की जो जनसंख्या है, सारे हमारे तो इंटेलिजेंस एजेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे देश की आंख और कान है। हर शख्स देखता है कि उसके मोहल्ले में या उसकी गली में या उसके गांव में कौन घूम रहा है, कौन नया आदमी है, क्या हरकत कर रहा है, लेकिन लोग कतराते हैं। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को एक कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया के साथ कि लोगों को ये एक आग्रह किया जाना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि हर बच्चा, हर आदमी, हर शख्स, हर महिला, एक अच्छी सोच है जनरल मेस्टन। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, लेकिन ये जो मिस्ट्री किलर है इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। आप इतना श्योर किस तरह से हैं कि आप मुबारकबाद भी दे रहे हैं, जीत बता रहे हैं? नहीं, जीत तो है जब वहां से डिक्लेयर हो गया कि अबू कत्ल की तो कंफर्म्ड डेथ है, तो इसलिए तो विक्ट्री है। अब ये किसने मारा, मैं तो बोलूंगा ये, मेरे को तो लगता है कि देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान में इतने सारे ये फैक्शंस हैं टेररिस्ट के, इतने सारे, इनके आपस में इंटरनल फ्यूड्स होते हैं। ऊपर से आपको पता है इनके पीछे टीटीपी पड़ा हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी पड़ी हुई है, अफगान तालिबान पड़ा हुआ है। और ये सारे पहले एक ही होते थे। इनको ट्रेनिंग, खासकर अफगान तालिबान को किसने सारी ट्रेनिंग की है? ये सारी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने की है। तो अब इनके आपस में फूट डल गए हैं। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि किसी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप ने इनको मारा है। क्योंकि देखिए, हर टेररिस्ट की एक और एक खूबी होती है कि ये चाहते हैं कि हमारे उस इलाके में हमारा रोल ज्यादा पड़े, हमारा प्रभाव ज्यादा पड़े। तो हो सकता है कि जैसे ये अबू कत्ल का इस पूरे इलाके में, नौशेरा, राजौरी, पुंछ में इसने इतनी टारगेटिंग की है, तो हो सकता है कि वो दूसरा ग्रुप को लगा होगा
कि इसको हमने ओवरटेक करके और यहाँ पर हमने अभी ऑपरेट करना है। और खैर वो हमें नहीं पता, मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान आईएसआई भी मरा सकती है, क्योंकि आईएसआई भी आजकल कॉर्नर्ड हो रखी है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी शायद डिक्लेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर्ड है, लेकिन हो सकता है कि अभी इनके लोग भी शायद उस कंट्री में जी। ना जा पाए। तो कई बार ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। अच्छा जनरल मेस्टन, क्योंकि लगातार अब जब लश्कर तौबा की बात आती है तो मुंबई हम लोग को भूल नहीं सकते हैं, और हाफिज सईद का माना जाता है कि ये राइट हैंड था अबू कताल। अब इसका चले जाना इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? हाँ बिल्कुल झटका है, और अच्छी है भारत के लिए, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए ये यही तौफूर राना भी बॉम्बे अटैक्स में शामिल था, ये अबू कतल राइट हैंड मैन था। तो इनका ये जो पूरा टेररिस्ट नेटवर्क है, जबकि इनको भारत को हैंड ओवर करना चाहिए था, ये पाकिस्तान सेना ने तो कभी किया नहीं इनको हैंड ओवर करना। तो आपस में जो इनके गुट हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। और देखिए ये तो कहावत सबको पता है कि जो भी ये सांप पालते हैं, सांप पैदा करते हैं, वही सांप इनको अटैक करेंगे और आपस में भी लड़े ये सारे सांप। तो जाहिर है कि ये जो भी हुआ है ये भारत के लिए तो मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और खासकर 26/11 में ये सारे शरीक थे, इन्होंने जो भारत को इतनी चोट पहुंचाई है, और उसके बाद जी। ये पुंछ राजौरी एरिया में इतनी हरकत कर रहे थे, हमारी कॉन्वॉयज को टारगेट कर रहे थे। तो अब तो मेरे को लगता है कि भारत के लिए भी एक मोरल फैक्टर है, मोरल विनिंग फैक्टर है, जो हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड है, जो हमारी बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और उनके लिए जैसे भी बहुत जनरल मेस्टन, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो लड़ाई है कई फ्रंट पर लड़ी जाती है, कुछ आमने सामने की लड़ाई होती है और कुछ सूचना की लड़ाई होती है, लेकिन अब हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान पर 19 नहीं 20 पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अबू कताल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का दायां हाथ माना जाता था। वो खुरेटा लॉन्च पैड का कमांडर भी रहा जाता है, और जहां से वो भारत की तरफ आतंकियों की घुसपैठ कराता था। अब अबू कताल हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए राजौरी, पुंछ समेत कई हमलों का मास्टरमाइंड था। वो सीधे सीधे भारत में लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ कराता था। पाकिस्तान में साल 2000 में जाने के पहले वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा था, अंजाम देता रहा था। उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उसका वो इस्तेमाल लगातार करता रहा। और पुंछ राजौरी सेक्टर में पिछले साल आपने लगातार जितने भी हमले देखे थे उसमें कहीं ना कहीं अबू कताल का हाथ था, और उसी के जो गुर्गे थे, उसी के जो आतंकवादी थे उसको अंजाम दे रहे थे। और यह भी बताया जाता है कि जो अबू कताल है, जितने भी ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत तक पहुंचाने का काम होता था, वो भी अबू कताल और उसके गुर्गे करवा रहे थे, और उसको संरक्षण मिला हुआ था पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी आईएसआई का। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर भारत में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ना सिर्फ सरहद के अंदर बल्कि सरहद के बाहर भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करना इस सरकार की एक प्राथमिकता रही है। और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त जो भी भारत के दुश्मन में कहीं पर अगर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बहरहाल इसको लेके कोई स्पष्ट नहीं कह सकता आखिरकार ये अज्ञात हमलावर हैं कौन। अच्छा मनीष, क्योंकि अबू कताल का जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए भी बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही साथ अब अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, खासतौर पे जो पूरा कश्मीर घाटी का इलाका है, यहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको किस तरह से बड़ा डेंट लगा है? अमित, इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक खास तौर पे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अगर आप देखें, यानी भारत का नौशेरा से लेके पुंछ के ठीक सामने का एरिया, जिसमें निकियाल, जंदरूद, खुरेटा फॉरवर्ड, हलान नॉर्थ, ये वो एरियाज हैं जहां पर लश्कर का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। और सैफुल्ला के साथ, जिसे साजिद जट भी कहते हैं, ये मेन मास्टरमाइंड था जो कि लश्कर के लिए यहाँ पर रेडिकलाइज करते हुए जो वहाँ का पाकिस्तानी लोग हैं उनको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग अपने कैंप्स में दे रहे थे, और फिर उसके बाद समय अनुसार ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं बल्कि जो इनके करीबन 60 के लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दे रहे थे। और जब 2023 में जब एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भट्टा दूरियां और डांगरी में जब कॉन्वॉय पे अटैक हुआ जिसमें सिविलियंस की भी जान गई थी, उस दौरान ये इंटरोगेशन में पाया कि सैफुल्ला और यानी साजिद जट और साथ में अबू कातिल अलियास अबू सिंधी, ये मिलकर पूरा का पूरा इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, इसको पूरा प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए तब से दबिश डालने लगी जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उसके अलावा जो इनकी फंडिंग थी, उन सबको एनआईए ने ब्रेक किया, और तब से लेकर अभी तक इनकी जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से कल देर रात ये पूरा 2 अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के अंदर जो झेलम का एरिया है, जो कि महज
कुछ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगला में जो कोर आर्मी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये अज्ञात हमलावरों ने जब फायरिंग की तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो चेन है पाकिस्तानी लश्कर और साथ में आतंकियों के बीच का, जो कि इस समय जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई है। और ये अज्ञात हमलावरों ने जब ये अटैक किया तो शुरुआती जानकारी ये आई कि हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड है और संभवतः हाफिज सईद की प्रेजेंस वहाँ पर थी। लेकिन फिर ये ऑफिशियली जानकारी हमें मिली कि अबू कातिल अलियास जो कातिल सिंधी है या अबू सिंधी है वो इसमें मारा गया है। इसके बारे में एक और बात बताना ज़रूरी है कि 2000 से लेकर 2003 तक का जो समय था उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे हिंटरलैंड के अंदर यानी जम्मू के रीजन में और कश्मीर के रीजन में जो आतंकी हमले हुए उसमें इसकी एक अहम भूमिका थी। फिर उसके बाद सोचे समझे तरीके से ये लश्कर के संपर्क में बहुत क्लोज तरीके से आया और फिर हाफिज सईद ने इसे अपनी सरपरस्ती में जो लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर रजौरी, पुंछ और नौशेरा यानी भारत के रजौरी, पुंछ और नौशेरा के लिए बिल्कुल मनीष, जो घाटी के अंदर एक नेटवर्क चलाया जा रहा था और प्रॉक्सी जिस तरह से उसने खड़े कर दिए थे, टीआरएफ को खड़ा कर दिया था, पैफ को खड़ा कर दिया था, उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है अबू के जाने से, अबू के मौत के बाद। लेकिन आपको बता दें कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार काम कर रही हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि सरहद के बाहर भी, और उसी का नतीजा है कि हम देख पा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है दिन ब दिन वो बेहतर होती जा रही है, खासतौर पे बॉर्डर इलाकों में, सर्दी इलाकों में, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि आतंकवाद का नामो निशान भारत की सरजमी से मिट जाएगा।